हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 9 में, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इस चैप्टर के अंदर हम कहीं ना कहीं अभी सिर्फ अर्थमेटिक मीन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसे हम अपनी भाषा में एवरेजेस कहते थे। एवरेजेस का मतलब क्या कि जैसे अगर आपके पास 5 नंबर दे रखे हैं, से 5, 6, 7, 8 और 9, आपके पास 5 नंबर गिवन और मैंने कहा भैया इन पांचों नंबर की एवरेज निकाल कर दिखाओ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले इन नंबर्स को ऐड करो, यानी 5 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। कितनी आइटम की एवरेज निकालनी है? तो यहां पर 5 नंबर थे तो मैं डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा। तो ये चैप्टर भी बिल्कुल इतना ही सिंपल है जितना आपने ये क्वेश्चन करा है। बच्चों के दिमाग में काफी ज्यादा टेरर है कि भाई ये बहुत मुश्किल है, दुनिया भर के फॉर्मूले आ जाते हैं। अगर कंसेप्ट समझ गया तो फॉर्मूले को क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं समझा तो आप हमेशा इसे रट्टा ही मारते रहोगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 और 8 17 और 7 24 और 6 30 और 5 35 डिवाइडेड बाय 5 और दैट इज इक्वल्स टू 7। कहीं ना कहीं आपकी जो टोटल है वो आया 35 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम दैट इज 5। तो इस पांचों नंबर की एवरेज क्या आ गई? वो आपकी आ गई 7। तो कहीं ना कहीं इतना ही सिंपल है ये चैप्टर। ओके, तो सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू द एवरेज और सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ सीरीज। भाई इसका सिंपल मतलब है, ये 5 नंबर थे, इन 5 नंबर की सेंटर वैल्यू क्या है, इस सीरीज का सेंटर पॉइंट क्या है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो कहीं ना कहीं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू ऑल द मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाय विच एवरेजेस ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज आर वर्कआउट। हर वो तरीका जिससे हम एवरेज निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, इतनी भारी भारी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल डेफिनेशन याद करेंगे। एन एवरेज इज ए फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। तो एवरेज कहीं ना कहीं वो फिगर है जो पूरी की पूरी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है? सपोज मैं एक क्लास में गया, क्लास में 50 बच्चे थे, उसके अंदर मैं गया और मैंने चेक किया कि भाई मुझे हाइट पता करनी है बच्चों की। अब या तो मैं सबको मेजर करूं या मैं एक एवरेज ले लूं कि भाई चलो मान लेते हैं कि ये आपके से बच्चों की हाइट जो है वो 5.2 इंचेस है एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने सारे बच्चों को मेजर किया, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया। जो हाइट आएगी वो पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगी, दैट इज कॉल्ड एवरेज। ओके, तो पर्पस और फंक्शन क्या है एवरेज का? तो सबसे पहले आपको ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती है। अब आपको बार बार पूरी क्लास की हाइट मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको एक अंदाजा लग गया कि कहीं ना कहीं इतने क्लास में बच्चों की इतनी हाइट है। कंपैरिजन, अब आप इस हाइट को दूसरे क्लास की बच्चों की हाइट से कंपेयर कर सकते हो, दूसरे स्कूल के बच्चों की हाइट से कंपेयर कर सकते हो। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये एवरेजेस आपको कंपैरिजन करने में बहुत हेल्प करती है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, इस एवरेज के बेसिस पर ही आप पॉलिसीज बना सकते हो। सपोज करो बच्चों की एवरेज हाइट होनी चाहिए थी 11th क्लास में 5.2 और कहीं ना कहीं आपको पता लगा जी 4.7 है, एवरेज हाइट से बच्चों की हाइट नीचे है। इसका मतलब उन्हें न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, वर्कआउट कराने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं मैं पॉलिसीज भी बना सकता हूं एवरेजेस को देखकर। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकता हूं, पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या हो सकता है, ये सारी चीजें। एवरेज कंस्टिट्यूट्स द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। For example, if one knows the average marks secured by the student in their different subject, one can easily analyze the subject in which student are weak. और जब मैं एवरेज स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स की बात कर लेता हूं तो मुझे पता लग जाता है कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा है और किस सब्जेक्ट के अंदर बहुत वीक है। वन वैल्यू फॉर ऑल, कहीं ना कहीं एक वैल्यू पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देती है। यही इसकी सबसे अच्छी बात। तो एवरेज वैल्यू या एवरेज रिप्रेजेंट द यूनिवर्स ऑफ मास ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। वन वैल्यू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यू इन द सीरीज। असेंशियल और गुड एवरेज, कहीं ना कहीं क्लियर होनी चाहिए और स्टेबल डेफिनेशन होनी चाहिए। ए गुड और सेटिस्फैक्ट्री एवरेज शुड बी क्लियर एंड स्टेबल इन डेफिनेशन।
कहीं ना कहीं एक अच्छी एवरेज क्या होगी, जो स्टेबल होगी, जो बार बार चेंज नहीं हो रही, अपनी वैल्यू को सेम रखती है। आपके अगर ग्रुप में छोटे मोटे चेंजेस हो भी जाते हैं तो आपकी एवरेज पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कहीं ना कहीं पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली होनी चाहिए। An average value should be representative of entire mass of data. It should be based on all observation on the सीरीज। तो कहीं ना कहीं वो जो आपने एवरेज निकाली है वो सारी की सारी सीरीज के बेसिस पर निकाली है, उसके अंदर आपको हर चीज शो होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी की बात करें तो चीज़ें बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। सिंपल इज़ द अनदर एसेंशियल फीचर ऑफ द गुड एवरेज। इट मस्ट बी सिंपल, इट इज़ इजीली वर्कड आउट, आराम से कैलकुलेट हो सके, आराम से निकल सके, आराम से समझ में आ सके, यही इसका फीचर है। इसके बाद सर्टेनिटी, अ गुड एवरेज मस्ट है सर्टेन इन द करेक्टर, ओनली देन एवरेज कैन बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। एक स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं सर्टेन होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आने चाहिए, और अगर वो सर्टेन है, फिक्स्ड है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी एनालिसिस में भी मदद करेगी। अगर आपकी एवरेज बार बार चेंज होती रहेगी तो वो आपको कभी भी एनालिसिस या कंपेयर करने में हेल्प नहीं करेगी। एब्सोल्यूट नंबर हो तो ज़्यादा अच्छा है। ए गुड एवरेज शुड बी ऑन एब्सोल्यूट नंबर। एक परसेंटेज और एक रेशो मुझे कभी भी सही जानकारी नहीं दे सकता, वो ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। परसेंटेज या रेशो कहीं ना कहीं 2 या 3 चीज़ों को कंपेयर कर कर निकलती है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ही सीरीज में से आंसर निकालना है, तो इसलिए एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए। लीस्ट इफेक्ट ऑन चेंज इन सैंपल, कम से कम प्रभाव पड़ना चाहिए अगर कोई आइटम चेंज होती है तो। एन एवरेज ऑफ अ सीरीज शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय चेंज इन द सैंपल विच एवरेज इज बेस्ड। तो कहीं ना कहीं अगर आप सैंपल्स में चेंज करते हो, डाटा में चेंज करते हो, तो बहुत कम या बहुत माइनर सा इफेक्ट आपकी एवरेज पर पड़ना चाहिए। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, कहीं ना कहीं मैं इसके ऊपर दुनिया भर के ट्रीटमेंट, दुनिया भर के मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई कर सकूं और कहीं ना कहीं ये हमें सपोर्ट करे, यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इसके बाद आपके पास एवरेजेस को हमने 2 हिस्सों में बांट रखा है, एक है मैथमेटिकल एवरेज और एक है पोजीशनल एवरेज। देखो नाम से पता लग रहा है, मैथमेटिकल का मतलब क्या कि कहीं ना कहीं भैया कैलकुलेशन की बातें करेंगे और कैलकुलेशन से आपका आंसर निकलेगा। तो जब मैंने 5 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय 5 किया, तो जो वैल्यू आई दैट इज 7, वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एवरेज थी। मैथमेटिक्स की मदद थे, प्लस माइनस डिवाइड की मदद से मैंने उस चीज को सोल्व करने की कोशिश की। उसके बाद पोजीशनल एवरेज यहां पर आपको पोजीशन बताती है। पोजीशन का मतलब भाई एक रो में 10 बच्चे बैठे हैं, मुझे ग्रुप को आधा आधा बांटना है, तो कहीं ना कहीं वो कौन सा बच्चा है जिसे मैं इधर या उधर शिफ्ट करूं जिससे वो ग्रुप आधा आधा बट जाए। पोजीशनल एवरेज कहीं ना कहीं आपको बताती है ये एक लाइन है, इस लाइन को आधे हिस्सों में बांटो, कुछ वैल्यू कम हो, कुछ वैल्यू ज़्यादा हो, यानी सीरीज 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक जिसके अंदर कम वैल्यू वाले बच्चे हो, एक जिसके अंदर ज़्यादा वैल्यू वाले बच्चे हो। तो पोजीशनल एवरेज कहीं ना कहीं आपको क्या चीज शो करने की कोशिश करेगी? पोजीशनल एवरेज आपको कहीं ना कहीं बच्चों की पोजीशन बांटने की कोशिश करेगी, और मैथमेटिकल एवरेज कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देने की कोशिश करेगी। तो मैथमेटिकल एवरेज में अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे, और पोजीशनल एवरेज में कहीं ना कहीं मीडियन और मोड पढ़ने वाले हैं, जो आपके ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में। क्लियर मेरी बात? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन अपनी सिंपल एवरेज होती है। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपके पास राम प्लेज 5 मैचेस, श्याम ने 6, मोहन ने 7, कृष्ण ने 8, रवि ने 8 मैचेस खेले एक वीक में, तो नंबर ऑफ मैचेस 5, 6, 7, 8, 9 ऐड कर दिया, 35 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 5 दैट इज 7। यही चीज़ या ये एग्जाम्पल मैं ऊपर कोट कर चुका हूँ। ओके, इसके बाद आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है। सबसे पहले आपके पास मीन को डिनोट करने के लिए x के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो जब भी वो मुझसे मीन कैलकुलेट करने को कहता है तो मैं x बार को कैलकुलेट करता हूँ। सीरीज में 5 आइटम थी, तो x1 + x2 + x3 + x4
प्लस x5 ऐसे 5 को ऐड करता हूँ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। तो यहाँ पर उसने एक फॉर्मूला डिनोट करके दे दिया कि जितने भी आपके पास x हैं उसे ऐड कर दो और जितने x हैं उससे डिवाइड कर दो, दैट इज़ आपका एवरेज या मीन या अर्थमेटिक मीन। तो जब भी मैं x का टोटल करता हूँ तो मैं उसे सिग्मा x कहता हूँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स को मैं n से डिनोट करता हूँ। तो आपके मीन का सिंपल फार्मूला बन गया सिग्मा x डिवाइडेड बाय x। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो में आप रिवर्स या पॉज करके दोबारा देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा। ओके, अब आपके पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो मेरे पास दो तरह के अर्थमेटिक मीन होते हैं, एक तो सिंपल भैया जो इसके अंदर सिंपल कोई दिक्कत ही नहीं, और एक वेटेड एवरेज मीन जहाँ पर आपके पास डिफरेंट वेटेज गिवन होती है हर चीज़ की। ओके, तो ये है आपका वेटेड एवरेज मीन। तो अभी हम सबसे पहले सिंपल को पढ़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं दो हिस्सों में उसे डिवाइड कर रखा है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। ओके, तो सबसे पहले अनग्रुप डाटा की बात करते हैं। तो अनग्रुप डाटा है आपका ये वाला, जहाँ पर आपके पास विदाउट फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। हमने चैप्टर 4 में भी एक बार ये क्वेश्चंस किया था और आप इस वीडियो को एक बार चैप्टर 4 में देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर विदाउट फ्रीक्वेंसी और विद फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को डिटेल में समझा रखा है। एक बार मैं यहाँ पर भी समरी के तौर पर समझा देता हूँ। तो विदाउट फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होती है जहाँ पर किसी की भी कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। मैंने सिर्फ एक पेज पर टीचर को नंबर लिख कर दे दिए। क्या नंबर लिख के भाई? रोल नंबर 1 के कितने मार्क्स आए? कितने मार्क्स आए भाई? 15 आए। रोल नंबर 2 के 16 आए। रोल नंबर 3 के 20 आए। रोल नंबर 4 के से 18 आए। तो ये मैंने उन्हें सिर्फ एक पेज के ऊपर क्या लिख कर दे दिया? वैल्यूज लिख कर दे दी। तो यह है इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन अगर मेरे से टीचर ये पूछ लेती भैया 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास गिवन नहीं थी, क्योंकि ये विदाउट फ्रीक्वेंसी सीरीज थी। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास x भी होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो कैसे? यहाँ पर जैसे 15 हैं तो 15 के बाद आगे लिखा होगा भाई 15 मार्क्स 3 बच्चों के आए, 16 मार्क्स 2 बच्चों के आए, 17 मार्क्स किसी के नहीं आए, 18 मार्क्स 1 बच्चे के आए। तो यहाँ पर आपके पास x के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। तो इसलिए हम इसे विद फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं। और इस चैप्टर में उसने उसे ग्रुप्ड डाटा भी कह रखा है। जब हम इसका ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप में बांट देते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं ग्रुप्ड आपकी से क्लासिफिकेशन, या ग्रुप्ड डाटा भी हम उसे कह सकते हैं। ओके, तो ये विद फ्रीक्वेंसी वाली दोनों सीरीज ग्रुप्ड में आएंगी और जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है वो कहीं ना कहीं आपके पास अनग्रुप में आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखता है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। तो कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा, और अनग्रुप डाटा को क्या डिनोट कर रहा है? इंडिविजुअल सीरीज। ओके, अब इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 3 मेथड है। देखो, सबसे पहले आपको क्या समझना है वो देखो। जब भी आपके पास मीन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको पता करना है कि वो इन तीनों सीरीज में से है कौन सा। सबसे पहले जब तक आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तब तक आप कभी भी इस क्वेश्चन के ऊपर कमांड नहीं ले पाओगे। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? सीरीज को आइडेंटिफाई करना। सिंपल है, यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज होगी तो सिर्फ x गिवन होगा, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी। यानी आपके पास बच्चों की लिस्ट दे रखी होगी, 50 बच्चे, 50 के रोल नंबर के आगे मार्क्स लिखे होंगे, बस ये नहीं पता होगा कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए। क्लियर? तो कितने का जवाब यहाँ पर गिवन नहीं होगा। ओके, तो अब हम तीनों के तीनों इस मेथड्स को मैं आपको एक बार तीसरी सीरीज और डिफाइन कर दूं। कंटिन्यूस सीरीज आपके पास यहाँ पर भी x होता है, f होता है, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज आपकी क्लास इंटरवल सीरीज होती है। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से आपके पास सीरीज गिवन होती है। और फ्रीक्वेंसी 1, 4, 2 इस तरीके से यहाँ पर गिवन होती है। ओके, अब तीनों ही सीरीज को निकालने के लिए मेरे पास 3 मेथड गिवन हैं। एक तो सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। दूसरा आपके पास जो मेथड है दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा आपके पास जो मेथड है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड।
देखो मैं तीनों को एक ही चार्ट में बना दूंगा ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए, आप इस चार्ट को फॉलो करते हुए आसानी से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सको। क्लियर। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में। इंडिविजुअल सीरीज़ का डायरेक्ट मेथड क्या, इन सब की एवरेज निकालनी है। तो डायरेक्ट मेथड आपको मैं फॉर्मूला करा चुका हूँ। क्या था मीन का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। अगर मेरे पास ये 4 नंबर है और इसकी मीन निकालनी है तो सिंपल लॉजिक 15 + 16 + 20 + 18, 4 ही बच्चे हैं तो डिवाइडेड बाय 4। क्लियर मेरी बात। तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज मीन। हो गया ओके। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन। तो देखो डायरेक्ट मेथड बड़ा ही सिंपल है, तो इसने एक्सप्लेन कर रखा है। ऐड ऑल द वैल्यूज, तो उससे सिग्मा एक्स आ जाएगा। फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि आपकी कितनी आइटम्स का टोटल किया है। डिवाइड कर दो सिग्मा एक्स को एन से, तो आपके पास डायरेक्ट मेथड आ जाएगा। क्लियर। तो आपके पास 10 बच्चों का पॉकेट अलाउंस दे रखा है, 15, 20, 30, 22, तो आपने उसे ऐसे एक टेबल में लिख लिया। ओके, टेबल में लिख लिया। तो ये आपका x है, तो मैं क्या करूं, इसे ऐड अप कर दूं। मेरा फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो नंबर ऑफ आइटम्स, तो 10 बच्चों के पॉकेट अलाउंस है, तो मुझे 10 बच्चों का तो पता लग गया। मैं चाहता तो काउंट भी कर सकता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बच्चे हो गए, तो नंबर ऑफ आइटम्स तो ये रही। और अब इन सब 10 आइटम्स का टोटल कर देंगे, और जब मैं टोटल करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 340। ओके, तो सिंपल लॉजिक है। अब आपका मीन या आपका आंसर जो है दैट इज 34, यही है आपका आंसर। ओके, तो 10 स्टूडेंट के जो पॉकेट अलाउंस है, इसका मतलब क्या है, औसतन एवरेज एक बच्चे को घर वाले पॉकेट मनी के तौर पर 34 रुपीज़ देते हैं। क्लियर मेरी बात, या कोई डाउट यहाँ तक। ओके डन है। इसके बाद आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड आ जाता है। देखो एज्यूम्ड वर्ड लिखा है और इसी आपको फोकस करके चलना है। एज्यूम का मतलब क्या होता है यार, मान लो। एज्यूम का मतलब क्या है, मान लो। तो मान लेते हैं हम भी यार कि ये हमारा मीन है। ओके, तो एज्यूम्ड मीन का मतलब है इन सीरीज में से ये 10 नंबर में से कोई भी एक अपना मीन मान लो। मैंने कहा भाई चलो मेरा जो मीन है वो 30 है, मान लो। इसका मतलब क्या है वो समझो। अब 10 में से मुझे एज्यूम्ड मीन मानना है, और मैं ऐसा नंबर मानता हूं जिससे मेरी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। अब लॉजिक समझो क्या मैं कैसे बता रहा हूं। अगर मैं 18 को मान लूं, अगर मैं 18 को मीन मान लेता एज्यूम्ड वाला, तो मुझे सारी सीरीज को उसमें से माइनस करना है। अब 18 को 22 में से, 18 को 65 में से माइनस करने में टाइम लगता है, कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो मैं कोशिश क्या करता हूं, जिसके पीछे जीरो हो सबसे पहले वो, यानी 30 में से 65 माइनस करना आसान है, आंसर आपको फट से मिल जाएगा 35। तो मैं ऐसा नंबर एज्यूम करूंगा जो मेरी कैलकुलेशन को सिंपल करे। टीचर कहेंगे जी 10 चीजें दे रखी है, बीच वाला नंबर उठा लो। नहीं, कोई भी नंबर उठाओ, एज्यूम में हमारी मर्जी चलेगी, किसी की फॉर्मूले की मर्जी नहीं चलेगी। ओके, तो मेरी मर्जी है, मुझे 5 से कैलकुलेशन, आखिरी में 15 है, 15 में से 65 माइनस, 15 से 18 माइनस, 15 से 22 माइनस। अगर मुझे लगता है ये कैलकुलेशन मेरे लिए सिंपल है तो मैं इसको मान लूंगा, और मुझे लगता है भैया 30 में से बाकी सीरीज को घटाना आसान है तो मैं इसको एज्यूम्ड मीन मान लूंगा। कुछ भी मान सकते हैं। ओके, तो अब आप सबसे पहले ये टेबल को देखेंगे। ये देखो सेम वही टेबल ऊपर से इंपोर्ट कर लिया हमने। अब इसने 40 एज्यूम्ड मीन मान लिया, 40 को एज्यूम्ड मीन मान लिया। अब इसका फॉर्मूला देखो पहले ध्यान से, मीन इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन या सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। अब ये डी क्या है, अभी तक तो नहीं था। डी का मतलब अपनी भाषा में डिफरेंस मान सकते हो, किताब वाले उसे डेविएशन कहेंगे। अब डिफरेंस किस चीज का, एक्चुअल वैल्यू का और एज्यूम्ड मीन का, यही होगा डिफरेंस। तो देखो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज गिवन थी, इसके अंदर से मैंने कहा भाई जीरो वाली चीज़ों से मुझे कैलकुलेशन करना बड़ा आसान हो जाता है, तो मैंने 40 को मान लिया। मैं 30 भी मान सकता था, मैं 50 भी मान सकता, मैं कोई सी भी वैल्यू मान सकता था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
कहीं आप सोचो सर बुक में लिखा था 40 तो इसीलिए 40 लेना था, नहीं, आपकी इच्छा, आप क्या मानते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, ये डी निकालने का फॉर्मूला है डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए तो मेरा 40 हो गया, डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 15 माइनस 40, अगर 30 ले रखा होता तो 30 ले लेते, और उसके बाद 20 माइनस 40, 30 माइनस, ऐसे लिखेंगे पहले, शॉर्टकट नहीं मारेंगे कि सर 15 या 40 में से 15 माइनस करना, मुझे भी पता था 25 आना है। गड़बड़ हो जाती है माइनस के साइन में, क्योंकि मैं जल्दबाजी में माइनस का साइन या तो लगाना भूल जाता हूं या ज़बरदस्ती माइनस का साइन लगा देता हूं। तो इसीलिए मुझे सबसे पहले ऊपर लिखना है d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। डिफरेंस या डेविएशन किसके बराबर है, जो x दे रखा है वो और जो एज्यूम्ड मीन मैंने माना है वो, उसके बीच का डिफरेंस। क्लियर। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, पूरा लिख लिया, गलत होने का चांस ही नहीं। 22 माइनस 40, 25 माइनस 40, 18 माइनस 40, 40 माइनस 40, 50 माइनस 40, 55 माइनस 40 और 65 माइनस 40। लिखने के बाद अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। 15 में से 40 माइनस करूंगा तो आंसर माइनस, यहाँ भी माइनस का आंसर, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब मैंने d के आगे सिग्मा लगाया है, यानी कि जो भी हमारे सारी आइटम्स का डिफरेंस आया उसका क्या, टोटल। तो इसीलिए समीशन d या सिग्मा d हो गया, तो ये हो गया आपका सिग्मा d। तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव थी, कुछ वैल्यू नेगेटिव थी, तो हमने जब उसे ऐड किया तो आपका आंसर आ गया -60। क्लियर मेरी बात। तो अब आपके पास ध्यान से एक चीज और बताऊंगा, उसे भी समझना। ए हमने एज्यूम किया था यहाँ पर 40, तो मैंने इसकी वैल्यू को 40 पुट कर दिया। सिग्मा डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई टोटल, दैट इज माइनस का 60। तो मैं अभी यहाँ पर तो प्लस ही लगा रहा हूँ, ये -60 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ये तो 10 बच्चे थे तो 10 डिवाइडेड बाय 10। तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखना, यहां पर आपको ये जो इक्वेशन है ये वाली एज्यूम्ड मीन को अलग रखना है और इस पूरी इक्वेशन को अलग से सोल्व कर देना है, तो आसान रहेगा। अब आप पहले एलसीएम लेते, अगर मैं पूरा अपना मैथमेटिक्स, भाई मैं बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथ का स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या करता, सर पहले मैं इसका एलसीएम लेता, इसको भी एलसीएम 10 के नीचे बराबर करता, फिर जाता मैं ऐड करता, फिर जाकर डिवाइड करता। बड़ी मुश्किल सी समस्या हो जाती। इसीलिए मैं कैलकुलेशन आसान बनाता हूँ, मैं 40 को टच नहीं करता, इस इक्वेशन को पूरा का पूरा सोल्व कर देता हूँ। तो 40 और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, -6 दैट इज 34। तो सेम यही आंसर ऊपर वाले से आया था और सेम यही आंसर आपको यहाँ से आएगा, सिर्फ मेथड में फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। देखो यहाँ भी आंसर 34 था और वहाँ पर भी आपका आंसर 34 ही है। तो बेसिकली अब आपके पास एक और फॉर्मूला तैयार हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड का। मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन या सिग्मा डी बाय एन। क्लियर मेरी बात, यहाँ तक कोई डाउट। इसके बाद आपके पास तीसरा मेथड आ जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड आपका एज्यूम्ड मीन का कहीं ना कहीं एक लेवल एडवांस वर्जन है। तो मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन या सिग्मा डी डैश, मैं डैश लगा रहा हूं ध्यान से, डिवाइडेड बाय एन इंटू सी। सी बोले तो यहां पर कॉमन फैक्टर, सी इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर। देखो अब जब मैं इसको यहां से डिवाइड कर रहा था तो आपके डेविएशन के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही थी, बड़ी बड़ी अलग अलग वैल्यूज़ दिखाई दे रही थी ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो उसमें लाख क्या है, कॉमन फैक्टर सब में लाख लगा हुआ है, तो मैं लाख निकाल लेता हूँ। बाहर भाई तू बाहर आ जा, वैल्यूज़ बच जाएंगी 10, 1, 2, उसे मल्टीप्लाई करना आसान है, वरना ज़ीरो लगा लगा के मैं दुखी हो जाता। देखो स्टेप डेविएशन मेथड कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है एज्यूम्ड मीन मेथड का। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, ये रहा, मीन इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन सिग्मा डी बाय एन इंटू सी।
अब देखो सी बोले तो अपना कॉमन फैक्टर, क्लियर है। तो जैसे कॉमन फैक्टर मतलब क्या, अब मैंने आपको ये 10,000 दे दिया, ये 50,000 दे दिया, ये आपको से 30,000 दे दिया। मैंने आपसे पूछा भाई इन तीनों का कॉमन फैक्टर बताओ, कि ऐसा नंबर बताओ जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो आपने कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि 10,000 सबसे डिवाइड होगा, ऐसा लग रहा है 10,000 सबसे डिवाइड होगा। मैंने कहा यार ठीक लग रहा है बिल्कुल, देखो सबसे 10,000 डिवाइड हो रहा है, सबसे 10,000 डिवाइड हो रहा है, और कहीं ना कहीं अब ये 1 बच गया, अब ये 5 बच गया, और अब ये 3 बच गया। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर जाए, दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। ओके, तो देखो अब आपके पास ये देखो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है। अब मैं इसे प्लस करने में बैठ जाता तो बड़ी समस्या हो जाती। अब मैंने इन सब जीरो को कॉमन निकाल लिया, चल भाई तू बाहर निकल, तो मैंने क्या कर दिया, कॉमन फैक्टर निकाल लिया। अब देखो एज्यूम्ड मीन मेथड है, ये हाउस होल्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो सीरियल नंबर है, या आप समझ सकते हो रोल नंबर है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ है। सबसे पहले सीरीज़ का पता करना है, पता कर लिया इंडिविजुअल है। अब उसने कहा कि भाई एज्यूम्ड मीन मान लो। अब देखो मैंने यहाँ पर सीरीज़ को चेक किया, भाई 20,000 भी है, 50 भी है, 1,00,000 भी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँ, 50,000 को मान लूँ एज्यूम्ड मीन। देखें क्या मान रखा है क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन, देखो कैसे पता लगा, ए तो लिखा ही नहीं है, ये रहा यहाँ पर ए, क्योंकि जो भी एज्यूम्ड मीन मानोगे उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो सबसे पहले 50,000 मैंने अपनी मर्जी से इसलिए ले लिया क्योंकि कहीं ना कहीं यार आधी सीरीज इससे कम है, आधी सीरीज इससे ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 60,000 लेते, आप 40,000 लेते, या आप 70,000 लेते, आंसर सेम रहता। तो यहाँ पर मैंने एज्यूम्ड मीन ले लिया 50,000, और फिर मैंने अपनी वही कहानी लगा दी x माइनस ए वाली। लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x है आपका 50,000 माइनस 50,000 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 60,000 माइनस 50,000, उसके बाद लिखेंगे 40,000 माइनस 50,000। कभी भी जिंदगी में आपकी टेबल गलत नहीं होगी, गलत हो तो मेरे से कहना, तो हमेशा आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ओके, इस तरीके से मेरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओगे। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो भी आपका डिफरेंस या डी आया है, जो भी डी आया है वो कहीं ना कहीं आपके पास 10,000, 20,000, 50,000, 30,000 इस तरीके की वैल्यू को शो कर रहा है। और जब वो इस तरीके की वैल्यू को शो कर रहा है तो कैलकुलेशन करने में, मल्टीप्लाई प्लस करने में दिक्कत हो सकती थी। तो मैंने क्या कहा, भाई ठीक है मैं प्लस नहीं करता, इतनी बड़ी वैल्यू मुझे प्लस नहीं करनी, मुझे क्या करो, कॉमन निकालो, कॉमन। अब मुझे ऐसा लग रहा है भाई 10,000, 20, 30, 50,000, इन सब में सबसे कॉमन चीज़ क्या है, इन सब में सबसे कॉमन चीज़ 10,000, मतलब एक ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर जाए। तो ये फॉर्मूले से घबराने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेट आपने कुछ ऐसा अलग नहीं किया इसमें, आपने यहां पर जो डी निकाला था, डी डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर कर दिया। क्वेश्चन के अंदर डी की जगह उसने x माइनस ए बाय सी कर दिया, तो आपको लग रहा है कुछ नया कर दिया, नहीं, सिर्फ उसने उस वैल्यू को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। तो यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है 10,000 सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। आप 1,000 से भी डिवाइड करते तब भी कोई फर्क नहीं था, आप 5,000 से डिवाइड करते तब भी कोई फर्क नहीं था। लॉजिक सिंपल है, ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर जाए। मैं 2 से डिवाइड करता, मैं 10 से डिवाइड करता, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है मेरी बात? तो कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर को समझने की कोशिश करो। अगर कॉमन समझ में आ गया फिर इस तीनों के तीनों फॉर्मूले में कुछ नहीं है। क्लियर? तो ये आपने जैसे ही डिवाइड किया 10,000 बाय 10,000 ऐसे लिखोगे, उसके बाद दूसरे वाला भी माइनस 10,000 बाय 10,000 है, तो दूसरे वाले को भी ऐसे 10,000 बाय 10,000 ऐसे मेंशन करोगे। फिर इसके बाद 20,000 बाय 10,000 ऐसे मेंशन करोगे। पूरी सीरीज को लिखकर डिवाइड करके दिखाओगे, क्योंकि कहीं भी गड़बड़ नहीं चाहिए। ओके, अब आपके पास देखो जैसे ही कॉमन फैक्टर हटा दिया तो छोटी छोटी वैल्यू रहेगी ना। कॉमन फैक्टर को लेने का सिर्फ यही लॉजिक था कि बड़ी बड़ी फिगर्स घटकर छोटी रह जाए, और छोटी कैलकुलेशन में वर्बली या माइंडली भी कर सकता हूं। क्लियर मेरी बात? तो इसीलिए अब आपका फॉर्मूला क्या था, a प्लस समीशन या सिग्मा डी डैश बाय n इंटू सी। फिर वही कहानी, मैं इस ब्लॉक को पहले सोल्व करूंगा, ए को टच नहीं करूंगा, एलसीएम लेकर सोल्व करने की कोशिश नहीं करूंगा। ए मैंने माना था यहां पर 50,000, उसके बाद डी डैश का टोटल आपके पास आया है 5,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स हैं आपकी 10 इनटू कॉमन फैक्टर आपने कितना लिया था, कॉमन फैक्टर आपने लिया था 10,000, ओके 50,000 प्लस आएगा प्लस, हाँ ये मीन इज इक्वल्स टू, क्लियर। तो अब आप सोल्व करने जा रहे हो तो 50,000 प्लस 5/10 को कट करेंगे 2, ये आ गया 5,000, कहीं ना कहीं आपका 5,000 और ये आपका आंसर आ गया 55,000, क्लियर। ये है सबसे सिंपल तरीका इस चीज़ को समझने का। यहाँ तक कोई डाउट हो बच्चों तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आप मेरे से सोल्व कराना चाहते हो। एक बच्चा कह रहा था सर आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सोल्व कराने चाहिए। बच्चों मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। हाँ, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं सोल्व हो रहा तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कोई भी चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, या सॉल्यूशन लिखकर उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। और अगर फिर भी लगता है कि नहीं समझ आ रहा तो मैं उसे वीडियो की मदद से आपको समझा भी दूंगा, क्लियर। देखो इसके बाद कहीं ना कहीं आपकी दूसरी सीरीज आ जाती है और उसके अंदर उसका नाम जो है आपका दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ ग्रुप डाटा। अभी तक हम कहीं ना कहीं अनग्रुप डाटा कर चुके थे। अनग्रुप डाटा के अंदर हमने कहीं ना कहीं इंडिविजुअल सीरीज को स्टडी किया था, और ग्रुप डाटा के अंदर हम स्टडी करने हैं तो हमें कहीं ना कहीं दो सीरीज स्टडी करने को मिलेंगी, एक तो डिस्क्रीट सीरीज और एक कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ओके। तो देखो क्या लिखता है, इन केस ऑफ ग्रुप डाटा देर आर फ्रीक्वेंसीज कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइटम ऑफ सीरीज। तो कहीं ना कहीं ग्रुप डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, कहीं ना कहीं ये लिखा होता है कि भाई 15 मार्क कितने बच्चों के आए। तो वी विल डिस्कस द कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक इन डिस्क्रीट सीरीज, एंड उसके बाद हम कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट सीरीज को पढ़ते हैं। डिस्क्रीट सीरीज को हम फ्रीक्वेंसी एरे भी कह सकते हैं, ये हम प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में स्टडी कर चुके थे। तो इसके बाद फिर से मैंने आपको कहा था कि हर एक सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता दूं, यहाँ पर डिस्क्रीट है यानी एक तो आपके पास x है और दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट मेथड होगा, डायरेक्ट मेथड के अंदर बड़ा ही सिंपल सा तरीका है मीन निकालने का, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। देखो यहाँ पर क्या क्या चेंज हुआ। सबसे पहले आपके पास f और x था तो मैं उससे मल्टीप्लाई करके fx निकाल लूंगा। क्या मतलब fx निकालने का, fx का मतलब है f और x का मल्टीप्लीकेशन। तो 15 इंटू 3 45, 16 इंटू 2 दैट इज 32, 17 इंटू 0 दैट इज 0 और 18 इंटू 1 दैट इज 18। ओके हो गया मेरी बात। तो अब जब मैं इसका टोटल कर दूंगा, fx का टोटल कर देता हूं, तब मैं उसके आगे लिखता हूं सिग्मा fx। तो सिग्मा fx का मतलब सिंपल भाषा में fx का टोटल, कुछ नहीं है, बड़ा इजी है, समझ आ जाएगा। और सिग्मा f का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, और फ्रीक्वेंसी मतलब हमारे पास कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर 3 2 5 और एक 6 बच्चे हैं, 3 2 5 और एक 6। तो कहीं ना कहीं हमारे पास आपके डिवाइड आ जाएगा जैसे, तो इसका टोटल आ रहा है आपका 8 और 2 10 और 5 15, 4 3 7 और 1 8 और 1 9, 95। तो ऊपर आ रहा है 95 डिवाइडेड बाय 6। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो मीन बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है, देखो डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको स्टेप्स दे रखे हैं। वैल्यू ऑफ वेरियस आइटम इन द सीरीज आर इंडिकेटेड बाय एक्स। तो वेरियस वैल्यूज को हम कहीं ना कहीं एक्स लिखते हैं। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके सामने उसे हम कोरस्पॉन्डिंग एफ लिखते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास F1 X1 F2 X2 ऐसे जितनी भी आइटम्स होंगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और आखिरी में हम सिग्मा fx निकाल लेंगे। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद आपके पास क्या करना है, और जैसे ही हम fx के निकाल लेंगे उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी का टोटल भी करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे। तो डायरेक्ट मेथड आपका बन जाएगा मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। तो देखो आपके पास ये सीरीज दे रखी है, कहीं ना कहीं आपके पास ये आपका x है और ये उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है।
तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यानी फ्रीक्वेंसीज तो आपके पास होगी 19, और इसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या देख रहा हूँ कि 4 इंटू 10, 20 इंटू 5, 30 इंटू 3, 40 इंटू 2 एंड 50 इंटू 5। तो उसका टोटल आ गया 560। तो अल्टीमेट हमें अब 560 डिवाइडेड बाय 19 करना है और कहीं ना कहीं ये हमारा मीन आ जाएगा। तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कहीं ना कहीं सबसे सिंपल होता है, इसके अंदर कोई एज्यूम कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी कहानी एज्यूम्ड मीन मेथड। अब देखो फिर से हमने पिछली बार इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या किया था, x में से अपनी मर्जी का एक नंबर सेलेक्ट कर लिया था। तो यहां पर देखो, यहां पर भी आपके पास x है, अब सबके पीछे 0 है, तो आपकी मर्जी है आप कौन सा नंबर को एज्यूम मानना चाहते हो। तो देखो कहीं ना कहीं आपके पास ये रही वही सीरीज। अब मैंने सोचा कि चलो यार सबके पीछे ही 0 है, मैं 30 को बीच वाले नंबर को ही एज्यूम्ड मीन मान लेता हूं। फिर से वही कहानी, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डेविएशन निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, x माइनस ए। ओके, तो अब फिर से मैं शॉर्टकट नहीं लूंगा, मैं पूरा का पूरा डिफाइन करूंगा। a को मैंने एज्यूम किया है 30, तो x माइनस ए यानी 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30 ऐसे लिखूंगा, 40 माइनस 30 और 50 माइनस 30। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आंसर माइनस का 20, यहाँ पर माइनस का 10, यहाँ 0, यहाँ पर पॉजिटिव 10 और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास पॉजिटिव 20। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर। अब मैंने कहा था कि जब d मेरे पास आ जाता है तो x की वैल्यू मेरे लिए ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ कन्वर्ट करके x को कन्वर्ट करके डिफरेंस या डेविएशन में निकाल लिया। तो अब ध्यान से देखने वाली बात, ए एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब एफ डी का मतलब यानी कि जो डेविएशन आया था और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद सिग्मा लगा हुआ है, तो देन उसका टोटल हम करने वाले हैं। तो यानी कि ये जो आपके पास d आया और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले हम इसे क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो -20 इंटू 4 दैट इज -80, -10 इंटू 5 दैट इज -50, 0 इंटू 3 दैट इज 0, प्लस का 10 इंटू 2 दैट इज 20 और 20 इंटू 5 दैट इज 100। तो आपका सिग्मा एफ डी क्या आएगा, माइनस का 130 है और प्लस का 120, तो आंसर आएगा माइनस का 10। क्लियर। तो एज्यूम्ड मीन आपका 30 था, प्लस माइनस का 10 है तो माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 19। इसे मैंने कहा था कि अलग से सोल्व कर लेंगे, तो मैंने जैसे ही अलग से सोल्व किया तो इसको सोल्व करने के बाद आया 0.53। तो 30 माइनस 0.53 ये हो गया और आपका आंसर आ गया 29.47। ये आंसर बिल्कुल सेम होगा जो कहीं ना कहीं आपने डायरेक्ट मेथड से सोल्व किया था। क्लियर मेरी बात। इसके बाद आपके पास तीसरा मेथड आ गया। तीसरा मेथड आपके पास वही जैसे हमने वहां पर किया था, स्टेप डेविएशन मेथड। कहीं ना कहीं ये फिर से एज्यूम्ड मीन मेथड का एडवांस वर्जन होगा। एडवांस वर्जन का मतलब बोले तो कहीं ना कहीं फिर से वही जैसे हमने यहाँ पर a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ किया था, अब वहां पर फॉर्मूले में एफ डी डैश आ जाएगा और इंटू सी कॉमन फैक्टर आ जाएगा। कहानी बिल्कुल वही है। अब जैसे यहाँ पर आपको ये सीरीज दिखाई दे रही थी 20, 10, 10, 20, तो इनमें से मुझे कॉमन फैक्टर लेना है। तो मुझे लग रहा है कि भैया 10 हर एक नंबर को डिवाइड कर जाएगा, तो मैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या ले लेता हूँ, सी। ओके, और वो 10 ले लूँगा। तो कोई इस खास फर्क इसके अंदर नहीं पड़ता अगर मैं एक बार क्वेश्चन को समझ जाऊँ तो। सेम वही कहानी यहाँ पर है, सेम वही सीरीज़ है। तो सबसे पहले हम वही एज्यूम्ड मीन लेंगे a दैट इज़ 30, और 30 लेने के बाद हम डेविएशन या d निकाल लेंगे। डिफरेंस निकाल लिया, फिर से वही d इज इक्वल्स टू x माइनस a, तो आपके पास -20 -10 उसके बाद 0 10 और 20। अब मुझे तो d डैश निकालना है। d डैश का मतलब कहीं ना कहीं इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है, और जब कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने की बात आ रही है तो मुझे लग रहा है कि एक ही ऐसा वर्ड है जो उसे डिवाइड कर रहा है, दैट इज 10।
तो मैं यहाँ पर c क्या ले लूँगा, कॉमन फैक्टर क्या ले लूँगा 10। तो अब मैं हर एक वर्ड को 10 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो अब आपके पास बचेगा -2, -1, 0, 1 और 2। क्लियर मेरी बात? ये है आपकी डी डैश। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, x के बाद मैंने d निकाला था तो x की वैल्यू खत्म, d के बाद मैंने d डैश निकाल लिया तो इसका मतलब d की वैल्यू खत्म। अब मैं सारी कैलकुलेशन में किसको यूज करने वाला हूं, d डैश को। तो फ्रीक्वेंसी और कहीं ना कहीं d डैश की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 इंटू 2 दैट इज -8, उसके बाद 5 इंटू 1 दैट इज -5, 3 इंटू 0 दैट इज 0, 2 इंटू 1 दैट इज 2 और 5 इंटू 2 दैट इज 10। तो ये हो गया आपके पास एफ डी डैश। ओके हो गया ये एफ डी डैश। यहां तक अब कोई डाउट आप लोगों को क्लियर? अब हमारा फॉर्मूले को देखते हैं और पुट करते हैं a प्लस समीशन या सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू कॉमन फैक्टर। मैंने कहा था कि आप इस सीरीज को बिल्कुल अलग से सॉल्व करोगे, इससे आप एलसीएम वगैरह लेने के झंझट में नहीं पड़ोगे। एंजोमिन तो 30 था प्लस सिग्मा एफ डी कितना आएगा भाई, जब मैं इनको टोटल करूंगा तो 8 और 5 13, 10 और 2 12 यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 19 इंटू कॉमन फैक्टर है 10। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो फिर से वही 30 माइनस 0.53 आएगा और फिर से आंसर 29.47 आ जाएगा। क्लियर? तो कहीं ना कहीं हम आगे से आगे क्वेश्चन को लिखते जाते हैं, सोल्व करते जाते हैं। तो आपकी इच्छा है कि आप किस मेथड से सोल्व करते हो। देखो ध्यान देने वाली बात, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करना है तो आप अपनी मर्जी से कोई मेथड यूज नहीं कर सकते। लेकिन देखो यहाँ पर कोई भी मेथड मेंशन नहीं है तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड में तब यूज करता हूं जब मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी होती है। जैसे मुझे यहां पर पता है कि 12 4 ज़ा 48, 10 5 ज़ा 50, तो इस तरीके से मैं कहीं ना कहीं आराम से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो यहां पर मैं डायरेक्ट मेथड यूज करके काम खत्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर नीचे देखो लिखा है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, डायरेक्ट से भी निकाल के दिखाओ और भैया एज्यूम्ड मीन से भी निकाल के दिखाओ, लिखा है ना। तो अभी तक तो मैं सिर्फ अपनी मर्जी से, जब तक ऊपर तक का हिस्सा दे रखा था तो मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा था। लेकिन जब उसने नीचे क्वेश्चन में मुझे मेंशन किया कि डायरेक्ट भी चाहिए और एज्यूम्ड भी, तो मुझे दोनों के दोनों सोल्व करके दिखाने पड़ेंगे। अब मुझे तीसरा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके अब देखो द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ ए हाइट, ये हाइट गिवन है, अर्थमेटिक मीन यहाँ पर आपके पास है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पर मुझे कौन सा मेथड लगाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो 57 1 59 3, यहाँ पर आपने अगर डायरेक्ट मेथड लगाया तो क्या होगा सोच सकते हो दोस्तों। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर आपके पास कैलकुलेशन मुश्किल होती जा रही है। 67 इंटू 15 करके देखना पड़ेगा, 65 इंटू 11 सोल्व करके देखना पड़ेगा, 71 इंटू 7 सोल्व। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको एज्यूम्ड मीन मेथड ज़्यादा आसानी रहेगा एज कंपेयर टू आपका डायरेक्ट मेथड। तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज ही डिफाइन करेंगी कि आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। ओके इसके बाद आपके पास तीसरी सीरीज आ जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस सीरीज आपके पास आ जाती है। कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी वाली, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और उसके बाद उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होगी 5 6 7, इस तरीके से कोई फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो यहाँ पर भी फिर से वही कहानी, तीन मेथड की। तो पहले हम अपनी टेबल को थोड़ा सा पूरा कर देते हैं। यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला था x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ, और यहाँ पर आपके पास स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला था मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू सी। अब फिर मैंने आपको कहा कि हम इसे अलग से सोल्व करेंगे। इसके बाद आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज आ जाती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर एक सीधा सीधा डायरेक्ट मेथड तो मैं आपको यहीं समझा देता हूं। तो सबसे पहले देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज को सिंपल बना लो, इसकी मिड वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो, मिड वैल्यू m।
अब भाई 0 और 10 के बीच की मिड वैल्यू निकालनी है, दो अक्षरों के बीच की मिड वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूं? तो सिंपल है 0 + 10/2। ओके, तो देखो 0 + 10/2, दोनों नंबरों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास मिड वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपके पास मिड वैल्यू आ जाएगी 5, 15 और 25। क्लियर है मेरी बात? अब जैसे ही मिड वैल्यू आ जाएगी, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, अब ये डिस्क्रीट सीरीज बन जाएगी। कैसे? फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये मिड वैल्यू मतलब ये एक्स का काम करेगी डिस्क्रीट सीरीज का, तो अल्टीमेट आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो क्या लिखें यहाँ पर? अब इसे मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे? एफ एम। तो 5 1 ज़ा 5, 15 4 ज़ा 60 और 25 2 ज़ा 50। तो आपके पास टोटल आ जाएगा सिग्मा एफ एम लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि मिड वैल्यू से निकाल रहे हैं, तो इसीलिए 6 और 5 11, 115। ओके, और फिर से सिग्मा एफ, 4 2 6 और 1 7। क्लियर? तो अब आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या बन गया? मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, तो 115 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है लॉजिक? तो जब भी आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज आएगी, सबसे पहले मिड वैल्यू लो, मिड वैल्यू लेते ही वो डिस्क्रीट सीरीज बन जाएगी, और जो कहानी आपने डिस्क्रीट सीरीज में अप्लाई करी थी, सेम वही कहानी यहां पर अप्लाई हो जाएगी। देखो, ये रहा आपका मिड वैल्यू लेने का तरीका, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 10 और 20 के बीच की मिड वैल्यू निकालनी है, तो कहीं ना कहीं 10 + 20/2 ये आपके पास आ जाएगी 15। ओके, अब देखो आपके पास सीरीज दे रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 30 40 50। सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू निकालते ही ये सीरीज आपकी क्या बन जाएगी? डिस्क्रीट। अब ये मेरा एक्स वाला काम करेगा और ये है फ्रीक्वेंसी, मैं क्या निकाल लूंगा? एफ एम, और आपका फॉर्मूला बन जाएगा एफ एम डिवाइडेड बाय एफ। अब यहां पर आप कभी भी सिग्मा एफ एक्स नहीं लिख सकते। एफ एक्स क्यों नहीं लिख सकते? एक ही लॉजिक है, क्योंकि ये एक्स नहीं था, ये आपकी मिड वैल्यू थी, इसलिए हमने फॉर्मूले में एफ एम लिखा। उसके बाद आ जाता है एज्यूम्ड मीन मेथड। फिर से वही कहानी, सबसे पहले तो मिड वैल्यू निकालो भाई। सबसे पहले हमने निकाल ली मिड वैल्यू। अब देखो, इसके मैंने कहा था कि सबसे पहले चेक करो कि भाई 0 है कि नहीं सीरीज में, तो मैंने चेक करा कि 0 तो है ही नहीं। तो एज्यूम्ड मीन अब मुझे इन 5 वाले में से कोई सा भी लेना पड़ेगा, तो मैं फिर सेंटर वाला लेने की कोशिश करता हूं। ये मेरी इच्छा है, लेना चाहूं तो लूं, अदरवाइज ना लो, कोई सा भी ले सकता हूं। तो यहां पर मैंने सबसे पहले से बीच वाला ये ले लिया, एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो मैं कहीं ना कहीं अब क्या करूंगा? डेविएशन निकालूंगा। डेविएशन इज इक्वल्स टू x माइनस ए। ओके, तो ये हम डेविएशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 5 - 25, 55, 15 - 25, 25 - 25, फिर 35 में से 25 को माइनस किया, और कहीं ना कहीं 45 में से 25। आपके पास आ जाएगा डेविएशन। जैसे डेविएशन आ जाएगा, फिर आपकी वही कहानी, ए प्लस समीशन एफ डी बाय समीशन एफ। ओके हो गया। तो सबसे पहले अब हम एफ डी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी को डिफरेंस या डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 × 20 दैट इज 400, वो माइनस का, 24 × 10 that is -240, 40 × 0 that is 0, 36 × 10 360, 20 × 20 400। तो जब मैं इसका टोटल करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 120। तो यहाँ पर मैंने एज्यूम्ड मीन लिया था 25, उसके बाद प्लस मेरे पास आपका टोटल एफ डी का आया है दैट इज़ 120 डिवाइडेड बाय मेरे पास सिग्मा एफ कितना है 140, और जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो आपके पास 25 प्लस जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा 0.86, और कहीं ना कहीं आपका नेट आंसर 25.86 आ जाएगा। क्लियर मेरी बात? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। तीसरा मेथड स्टेप डेविएशन, फिर से वही कहानी, एज्यूम्ड मीन मेथड का एडवांस वर्जन। सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समीशन या सिग्मा एफ इंटू सी। क्लियर मेरी बात? यहां तक कोई डाउट हो तो देखो, मेरा इजी चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर एक बार कंसेप्ट मेरे माइंड में घुस गया, फिर आपको कभी इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो,
हो गया फॉर्मूला ओके। फिर से वही है, अब मैं चाहूँ तो खुद भी सोल्व कर सकता हूँ। देखो मैं आपको यहाँ पर ये वाला सोल्व करके दिखा भी देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना रहे। तो 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 20, 24 और उसके बाद 40, 36 और 20। ओके, अब सबसे पहले मैंने कहा था कि हम मिड वैल्यू निकालेंगे, तो हम इसकी मिड वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज़ m। वो आएगा 5, 15, 25, 35, 45। अब मैंने इसके बाद क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है, d निकालना है। तो मैं d कैसे निकालता हूँ, d इज़ x माइनस ए। x माइनस ए क्लियर हुआ। तो x क्या है मेरे पास, यहाँ पर x में कोई भी चीज़, ये जो आपकी जो m है, तो यहाँ पर मैं x की जगह m कर दूं ताकि मुझे इजी रहे कैलकुलेशन में। मैं एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ 25 को, क्योंकि ज़ीरो वाली कोई फिगर मेरे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अब आपके पास फॉर्मूला बनेगा 5 माइनस 25, उसके बाद 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 35 माइनस 25, उसके बाद 45 माइनस 25। तो आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का 20, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, प्लस का 10 और आपके पास प्लस का 20। ये तो था डी तक का, डेविएशन तक का गेम, ये हम ऊपर कर चुके हैं। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं सारे नंबर किस से डिवाइड हो रहे हैं, डी डैश, यानी 10 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने क्या निकालना है यहाँ पर, डी डैश। तो डी डैश कैसे, जो भी आपका डी आया था उसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। क्लियर। इसके बाद आपके पास f और d डैश आपको निकालना है। f और d डैश यानी फ्रीक्वेंसी, और किसको मल्टीप्लाई कर दूं, d डैश को। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये f है 20 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस का 40, 24 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस का 24, 40 इंटू 0 दैट इज 0, 36 इंटू 1 दैट इज प्लस का 36 और 20 इंटू 2 दैट इज 40। देखो कितनी मुश्किल कैलकुलेशन थी, लेकिन हमने वर्बली उसे सोल्व कर लिया। क्लियर हो गया मेरी बात यहाँ तक। अब फिर से यहाँ से वैल्यूज़ ले लेंगे, ये 140, ये 12। ओके हो गया। तो इसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचा, फॉर्मूला था a प्लस समीशन एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू सी। तो a आपने यहाँ पर 25 लिया था, इसके बाद एफ डी का टोटल 12 आया था, डिवाइडेड बाय 140 आया था, इंटू सी बोले तो कॉमन फैक्टर हमने लिया था 10। तो 10 से 10 की 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 फिर से प्लस 0.86 और कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा 25.86। क्लियर बच्चों, यहाँ तक बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान। तो अब अपनी एक बार टेबल कंप्लीट कर दें ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ओके, तो ये हमने एज्यूम डायरेक्ट वाला पढ़ लिया था। अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला लिख लें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। ओके, मिड वैल्यू निकालने के बाद ही a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ, और यहाँ पर स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला फिर से वही कहानी, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू सी। क्लियर मेरी बात। यहाँ तक कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार पॉज करना, बैक करके देखना, ताकि आपको बड़ा ही इजी तरीके से ये समझ में आ जाए। कोशिश तो यही है बच्चों की आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो लेस देन सीरीज दे रखी है, अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक मीन निकालना है क्यूमुलेटिव सीरीज में। मैंने आपको कहा था कि हमेशा कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला है वो एक्सक्लूसिव सीरीज पर लगता है। एक्सक्लूसिव सीरीज बोले तो जहां पर आपकी 0 to 10, 10 to 20 इस तरह की सीरीज के ऊपर आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो लेस देन सीरीज है और ये आपका कहीं ना कहीं क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान, लेस देन 10, लेस देन 20, 30, 40 यानी 10 से कम कितने लोगों के, 20 से कम कितने लोगों के,
ये है एक तरीका पता करने का कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। दूसरा तरीका क्या है, आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखो एक ही डायरेक्शन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक ही डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बढ़ती। आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ भी रही है और घट भी, लेकिन जब भी फ्रीक्वेंसी एक डायरेक्शन में या तो बढ़ रही हो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो उसको समझ लेना कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 100%। यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहचान है क्वेश्चन के अंदर। कई बार मेंशन नहीं होता जब मुझे एग्जाम टफ बनाना होता है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। तो सबसे पहले आप इस सीरीज को कन्वर्ट करोगे कैसे, इन एक्सक्लूसिव सीरीज में। भाई 10 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो 10 से कम आपके बच्चों के मार्क्स आए हैं 5। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भैया 20 से कम, 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो 10 वालों को छोड़ देंगे तो टोटल 17 में से 5 बच्चे चले जाएंगे तो 12 बच्चे ही बचे। लॉजिक समझो कैसे कर रखा है। उसने मेरे से कहा 10 से कम, तो मैंने लिखा भाई 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स, 10 से कम यानी 0 से 10 के बीच में 5। अब वो कह रहा है 20 से कम, तो 20 से कम में तो सारे बच्चे इंक्लूड कर लिए, चाहे वो 10 से कम भी उनके नंबर हो तब भी उसमें इंक्लूड है, यानी इस 17 के अंदर ये 5 बच्चे भी इंक्लूड थे, तो मैंने इनको बाहर निकाल दिया। ओके अब 20 से 30 की बात करते हैं, तो 20 से 30, 17 और 31 के बीच का डिफरेंस लेंगे और ये आपका कहीं ना कहीं आएगा 14। इसके बाद 30 से 40 की बात करते हैं, तो इसके बीच का डिफरेंस दैट इज 10, और 40 से 50 की बात करते हैं तो इसके बीच का डिफरेंस दैट इज 8। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो देखो। तो लेस देन सीरीज को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। जैसे ही कन्वर्ट किया उसके बाद ये सिंपल सीरीज बन जाएगी। ये बन गई आपकी सिंपल सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज बन चुकी है, उसके बाद फिर से अपनी कहानी शुरू हो जाओ, और डायरेक्ट लगाना चाहो डायरेक्ट मेथड लगाओ, कोई से भी तीनों में से मेथड यूज करके आप इसे सोल्व कर सकते हो। सेम यही कहानी मोर देन सीरीज में है। 0 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 2 से ज़्यादा कितने बच्चों के, 4 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा और 8 से ज़्यादा। तो अल्टीमेट मुझे यहाँ पर सीरीज बनानी पड़ेगी 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और हाँ 8 to 10। ओके अब वो मेरे से पूछेगा भैया 0 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो वो मेरे से पूछ रहा है 0 से 2 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, दैट इज 2। देखो 0 से 2 के बीच में इसका डिफरेंस, 2 से 4 के बीच में इसका डिफरेंस दैट इज 4। इसके बाद आपका 4 से 6 में 6, 8, 10, तो 6, 8 और 10। क्लियर मेरी बात? यहां तक अभी कोई डाउट? अब ये फिर से सिंपल सीरीज बन चुकी है, फिर से आप इसके ऊपर डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। दैट इज सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू निकालने के बाद आपका फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ। डायरेक्ट मेथड आप यूज कर सकते हो। ओके तो देखो लिखा भी है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। मिड वैल्यू सीरीज दे रखी है, मिड वैल्यू सीरीज दे रखी है, आपको यहां पर कोई दिक्कत है ही नहीं। क्यों? मिड वैल्यू किसकी निकली होगी? कंटिन्यूस सीरीज की। तो मुझे तो वैसे भी मिड वैल्यू निकालनी थी, तो भाई ने मेरा एक स्टेप डिवाइड करने वाला बचा दिया। ओके है, सीधा एफ एम से मल्टीप्लाई करो, मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ करो, आ गया आंसर, काम खत्म। क्लियर? उसके बाद इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन के अंदर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात हमेशा याद रखना। मीडियन और मोड में तो फर्क पड़ता है, लेकिन यहां पर फर्क नहीं पड़ता। ओके तो कहीं ना कहीं 20 to 29 है, तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे। दो चीज़ों की मिड वैल्यू 20 + 29/2 दैट इज 24.5। तो ओके इस तरीके से सबके बीच की मिड वैल्यू निकल जाएगी, और मिड वैल्यू निकलने के बाद ये क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी टीचर को इस चैप्टर से 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन देना होता है, तब वो इस तरह के क्वेश्चन देती है। करेक्टेड मीन का मतलब है आपने जो मीन निकाला था उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। अब इसको समझो कैसे। सपोज 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर मैंने गलती से 9 की जगह क्या ले लिया, 90, और मैंने इसका मीन भी कैलकुलेट कर दिया।
मैंने इसका मीन भी कैलकुलेट कर दिया। देखो 8 और 7 15 ऐड कर दिया सबको, तो 8 और 7 15 और 5 20 26 26 9 116, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। 5 अक्षर है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास आंसर जो आया दैट इज 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15.2, 23.2। लॉजिक समझे? अब मैंने क्या किया वो समझो। 9 की जगह गलती से 90 ले लिया, और 90 ले लिया तो मेरी जो आपकी मीन आएगी वो भी गड़बड़ आएगी। अब इस गलती को सुधारूं कैसे? इस गलती को सुधारूं कैसे? तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा भैया आपका मीन जो है दैट इज 23.2, लेकिन आपको 9 लेना था और गलती से आपने 90 को इंक्लूड कर लिया। अब क्या करूं? तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मीन को कन्वर्ट करूंगा टोटल में। टोटल का मतलब कि भैया टोटल कितना आया था सीरीज का। तो कैसे निकलेगा टोटल? देखो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। यही करा मैंने, पांचों नंबर का टोटल किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अब मैंने पूछा भैया टोटल कितना आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू मीन को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आइटम्स थे। तो यानी कि 23.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 आइटम से, तो आपके पास टोटल आ जाएगा फिर से 116 आ गया टोटल। अब इसमें क्या करें, गड़बड़ वाली आइटम को तो माइनस कर दो भाई, 90 को माइनस कर दो, 90 गड़बड़ था, और इसकी जगह 9 लेना था तो 9 को ऐड कर दो। हो गया ओके, यहां तक कोई डाउट? क्लियर? अब 9 को ऐड करते ही आपके पास ये करेक्ट मीन बन जाएगा डिवाइडेड बाय 5। तो अब आपके पास आ जाएगा से 35 डिवाइडेड बाय 5, और इसका आंसर आ जाएगा सही। तो फॉर्मूला बड़ा ही इजी है, आपके बुक के अंदर ना बड़ा डिफरेंट और डिफिकल्ट सा फॉर्मूला लिख रखा है। देखो ये प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस करेक्ट वैल्यू इनटू एम। सिंपल सा लॉजिक है भैया, जितनी आपकी टोटल आई थी उसको निकाल लो। टोटल निकालने के बाद जो गलत आइटम थी उसे माइनस कर दो, जो सही आइटम थी उसे ऐड कर दो, और फिर से डिवाइड कर दो, जो नंबर ऑफ आइटम से आपकी करेक्टेड मीन आ जाएगी। देखो मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 100 इज टू बी 40। देखो मीन मार्क्स दे रखा है, कह रहा है कि भैया 100 बंदों के जो है वो एवरेज मार्क्स आए हैं 40, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। लेटर इट वॉज फाउंड दैट वन वैल्यू वॉज रीड एज 83, जबकि वो थी 53। 83 रीड एज 83 मतलब एक्चुअल में उस अमाउंट की वैल्यू थी कितनी? 53, लेकिन आपने जल्दबाजी में रीड कितनी कर दी? 83। तो इसका मतलब क्या हुआ? 40 इंटू 100। सबसे पहले हमने टोटल निकाल लिया कि जी भैया 100 बच्चों के नंबर का टोटल कितना आया था, वो आ गया जी 4000। आ गया ना? अब इसमें से गलत वाली वैल्यू को घटा दो, 83 गलत है, देखो लिख रहा है ना 83 रीड कर दिया था वो 53, तो गलत वाली को घटा दो और माइनस कर दो और सही वाली को ऐड कर दो। बच्चे तो 100 ही रहेंगे ना, तो ये 100 से डिवाइड कर दो। ये आपका नया करेक्टेड मीन आ गया। क्लियर? दैट इज 39.70। क्लियर मेरी बात? अब कोई दिक्कत? बड़ा इजी सा तरीका है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। एक और नया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, छोटे मार्क्स या छोटे सिंपल क्वेश्चंस में भाई मीन दे रखा होगा, 5 में से एक वैल्यू गुम कर देगा और कहेगा भैया उसकी वैल्यू निकालो। सिंपल। सपोज मीन ऑफ 5 सीरीज इज 30। 4 वैल्यू आपके पास गिवन है, 5वीं गिवन नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसा है, मीन इज इक्वल्स टू 5 आइटम का टोटल, तो 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35 प्लस, और मैं एक आइटम को क्या ले लेता हूँ, से x मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ, जो मेरा मन करे वो ले सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो मीन आपके पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, दैट इज 30 और ये 5, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 इज इक्वल्स टू इन सब का टोटल, और ये आपका टोटल आएगा 90 प्लस एक्स। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 60। क्लियर है? बहुत ही इजी तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब आपके पास इसमें एक टॉपिक और आ जाता है, दैट इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। ये भी कुछ नहीं है,
ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा डरा देता है भाई, बहुत नया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आप फ्रीक्वेंसी कर रहे थे, अब आपके पास क्वेश्चन में एक तो एक्स दे रखा होगा और फ्रीक्वेंसी की जगह सिर्फ क्वेश्चन में वेट दे रखा होगा। वहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी, यहाँ पर आपके पास वेट गिवन है। अबे तो फॉर्मूले में भी कोई खास फर्क कहाँ पड़ा, मीन इज इक्वल्स टू, मैं वहां पर क्या लिखता था, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ लिखता था। अब यहाँ पर एफ की जगह डब्ल्यू गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाय सिग्मा डब्ल्यू कर दूंगा। बन गया फॉर्मूला, हो गया वेटेड एवरेज मीन सोल्व। ये आ गया सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, ये हो गया आपका वेटेज एवरेज मीन। तो कोई नया टॉपिक बहुत मुश्किल नहीं था। तो अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए। अब कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, फिर से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 अलग अलग सीरीज के बच्चों के मीन आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब उसके बाद में इसमें क्या करूं वो देखो। ये कैसे कह रहा है, सपोज करो भाई क्लास 11th में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों के एवरेज मार्क्स आए हैं 50। अब वो कह रहा है भैया क्लास 12th के अंदर भी 100 बच्चे हैं लेकिन उनके एवरेज मार्क्स आए हैं 40। ओके, अब वो ये कह रहा है कि भाई दोनों के टोटल मिलाकर मीन बताओ कितना आया। तो सबसे पहले मैं टोटल एवरेज या वैल्यू निकाल लूं कि इन बच्चों का टोटल कितना है, मल्टीप्लाई कर दूं। तो भैया क्लास 11th के मार्क्स हैं 5000, क्लास 12th के मार्क्स का टोटल है 4000, दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, दोनों का कंबाइंड करना। 100 बच्चे क्लास 11th में थे, 100 बच्चे क्लास 12th में थे, तो यानी कि अब मेरे पास टोटल कितने बच्चे हो चुके हैं, दैट इज 200। तो दैट इज आपका फॉर्मूला बनेगा 9000 डिवाइडेड बाय 200, तो आपका एवरेज या कंबाइंड मीन आ जाएगा दैट इज 45। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, फिर से फॉर्मूला आप अपने आप खुद ड्राइव कर सकते हो, कोई फॉर्मूला आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। ये 5000 कैसे आया था, आपने एक मीन को मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ आइटम से, यहाँ पर आपने दूसरी क्लास के मीन को मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ आइटम से। तो देखो क्या लिख रहा है, x1 n1 प्लस x2 n2 डिवाइडेड बाय, दोनों क्लासेस के स्टूडेंट को जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, तो n1 प्लस n2। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका है। तो देखो 60 स्टूडेंट है सेक्शन ए में जिसके मीन मार्क्स है 40, तो मल्टीप्लाई कर दो 6 चौक 2400, तो 2400 आ गया, प्लस उसके बाद दूसरी क्लास में 40 बच्चे हैं और उनका मीन मार्क्स है आपका 35 इंटू 40, तो ये आपके पास हो जाएगा 1400। अब टोटल कितने बच्चे हो गए, 60 ये रे और 40 ये रे, टोटल 100 बच्चे हो गए। तो अब आपके पास आ जाएगा 3800 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 38 आंसर। क्लियर मेरी बात, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, उसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। देखो आपने सबसे पहले सीरीज का मीन निकाल लिया, तो मीन आ गया 30। ओके, अब वो कह रहा है कि अगर मैंने पूरी की पूरी सीरीज में हर एक नंबर में दो ऐड कर दिया तो आपके मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा। अगर मैंने सेम 2 सब में से माइनस कर लिया तो आपके मीन में से भी 2 माइनस हो जाएगा। अगर मैं पूरी सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका मीन भी 2 गुना हो जाएगा, और अगर मैं पूरी सीरीज को 2 से डिवाइड कर दूं तो कहीं ना कहीं आपका जो मीन है वो भी आधा रह जाएगा और कहीं ना कहीं वो भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। लोकेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यहां पर आपके पास देखो एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपके पास क्या दे रखा होगा, मीन दे रखा होगा। तो फिर से वही फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो यहां पर मेरे पास कंटिन्यूस सीरीज है, तो मैं एफ एक्स की जगह सिग्मा एफ एम लिखूंगा डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं मिड वैल्यू निकाल लूं, इस क्वेश्चन मार्क को मैं एफ, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर देता हूं ताकि माइंड बिल्कुल क्लियर रहे।
तो देखो क्या लिखता है, सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आपने उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को f लिख दिया। अब आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हो तो सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी और ऐसे ही आपका यहाँ पर भी एक वैल्यू आ जाएगी। तो डायरेक्ट मेथड में आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 52, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आपकी फ्रीक्वेंसी का आंसर 7 आ जाएगा। ओके मेरी बात, यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ मेरिट्स और डीमेरिट्स और पढ़ाने हैं और आपका न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट। अब अर्थमेटिक मीन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, भैया बिल्कुल सिंपल है। सिंपल का मतलब क्या कि ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, एक आम आदमी भी फटाफट इसे समझ लेता है। सर्टेनिटी है, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू सर्टेन है, इट हैज़ नो स्कोप फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू, एग्जैक्ट पूरी की पूरी चीज़ों को ऐड करने के बाद आंसर देता है, इसमें एस्टिमेशन की कोई जगह नहीं है। बेस्ड ऑन ऑल आइटम, सभी आइटम्स के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, एक भी आइटम को ये लेफ्ट आउट नहीं करता, चाहे एक बच्चा हो चाहे 1000, सबको जोड़ेगा और फिर आपको मीन निकाल कर देगा। आप चाहो तो इसके ऊपर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो इसके ऊपर दुनिया भर की कैलकुलेशंस कर सकते हो। स्टेबल है, ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं आते, छोटे मोटे चेंजेस को तो ये नज़रअंदाज कर देता है। कंपैरिजन की बात करें तो मैं एवरेज को कहीं ना कहीं दूसरी क्लास की एवरेज से कंपेयर कर सकता हूँ, आसान तरीका है, पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो बीइंग स्टेबल एंड सर्टेन, अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड फॉर कंपैरिजंस। एक्यूरेसी टेस्ट, और मैं कहीं ना कहीं इसकी एक्यूरेसी को भी चेक कर सकता हूँ कि क्या ये चीज़ आपके ग्रुप को शो कर रही है या नहीं कर रही। डीमेरिट्स की बात करूं, इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। देखो मैंने अभी इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल ऊपर लिया था, मैंने 5, 6, 7, 8 और प्लस 90 जोड़ दिया था, तो आपकी जो एवरेज आ रही थी कहीं 27 के आसपास आ रही थी, और जैसे ही मैंने वो 90 को हटाकर 9 करा तो ये एवरेज सीधा डिप होकर कितनी रहेगी, 7। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। गलती से आपने 200 की जगह 2000 ले लिया तो आपकी एवरेज भी बहुत अनाप शनाप ज़्यादा आ जाएगी। मीन वैल्यू मे नॉट फिगर इन द सीरीज एट ऑल। अब जो मीन की वैल्यू आई है ना, कई बार वो सीरीज में वैल्यू गिवन ही नहीं होती। देखो 2, 3 और 7 की वैल्यू 4 आ गई, अब आपके पास अक्षर तो 2, 3 और 7 है, मीन इसका 4 आया हुआ है, तो आप उसे सीरीज में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लाफेबल कंक्लूजन, कहीं ना कहीं आपने सपोज करो आपने एज का पता करा, जैसे किसी बच्चों का देखो ये लिखा ना 2 क्लासेस, इफ़ द स्टूडेंट्स ऑफ 15 क्लासेज एंड देर आर स्टूडेंट 51 इन क्लासेज, तो जब मैं एवरेज स्टूडेंट की बातें करता हूँ, एवरेज निकालता हूँ, भाई क्लास 11th में 50 बच्चे हैं, क्लास 12th में 51 बच्चे हैं, दोनों की एवरेज निकाल कर बताओ। तो अब वो कह रहा है कि भैया हमारे पास 50.5 बच्चे हैं। अब भाई 50 तो समझ में आता, 51 भी समझ में आता, लेकिन ये 50.5, 50.5, ये आधा बच्चा कहाँ से लाऊं भाई। तो इसलिए लाफेबल कंक्लूजन भी आ जाते हैं। अनसुटेबिलिटी, अर्थमेटिक मीन इज नॉट सुटेबल इन केस ऑफ परसेंटेज और प्रोपोर्शन। तो परसेंटेज और प्रोपोर्शन में अर्थमेटिक मीन काम नहीं करता, ये सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज पर काम करता है। मिसलीडिंग कंक्लूजन, कई बार जो आपके आंसर्स आते हैं वो आपको मिसलीड कर देते हैं और उसके बेसिस पर आप जो भी डिसीजन लेते हो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। क्लियर? अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बची जो मुझे करानी हो। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। अगर अब भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप मेरे से कनेक्ट रहें और जो भी आप चाहें तो वो मुझसे पूछ सकें। थैंक यू।